हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। माई सेल्फ सचिन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में क्लास 9th का सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। हमारा टॉपिक आज का जो है वही सेल बायोलॉजी ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट थे वो हमने बताए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब इंट्रोडक्शन वाला बेसिक पार्ट जो थे उसके वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन बच्चों आपको बता दें, अब जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंजॉयफुल वाला टॉपिक है। आप बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको समझना भी होगा, अच्छे से पेशेंस रख के इसको घर से एक बार पढ़ के भी आना होगा, तभी ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको आपके टकले पे ये इन्फॉर्मेशन लैंड नहीं करेगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये बातें इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर के, इसको और इंटरेस्टिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं, जब आप घर से एक बार बच्चों पढ़ के आओगे और अपनी बुक्स की और अपनी साइड बुक्स की हेल्प लेके आप आओगे तो बहुत इंजॉय करोगे आप इस पढ़ाई को या इस टॉपिक को। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, और ये कौन सी क्लास का है, जैसे कि हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि एनसीईआरटी में आपका जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का है। तो बच्चों यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं क्लास 9th, जैसे कि सबको पता हो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली है। वैसे तो जनरल साइंस वाले सभी पढ़ सकते हैं। तो क्लास 9th के लिए आज हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी का पार्ट 3। तो बच्चों इसमें हमने प्रीवियस जो 2 लेक्चर हमने लिया, इसमें आपको हमने सेल बायोलॉजी का हिस्ट्री बताया, इसका इन्वेंशन किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था, बेसिकली इसमें जो पार्ट्स हैं उनका किसने इन्वेंशन किया था ये बताया था हमने, सेल थियरी भी बताया गया था आपको। और लास्ट में याद करेंगे बेटा आप लोग कि हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के भी बारे में बताया था। तो एक बार उसको हम रिकॉल करा देते हैं आपको। हमने लास्ट क्लास में आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये भी आप जानेंगे, और लास्ट क्लास में हमने इसको बता रखा है। एक बार इसको हम फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। दूसरा इसमें था आपका यूकैरियोटिक। तो ये बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार आपके एनुअल एग्जाम्स में या आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों, या आपके एनटीएससी और केबीपीवाई के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें हम सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके वो रेगुलर जो एग्जाम होते हैं UT1 UT2 या आपके जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आप कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बच्चों इसके टर्म से ही हम लोग क्लियरिफाई कर लेते हैं। क्या टर्म से कि इसका टर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी में, देखिए बच्चों टर्म ही होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक, और लास्ट क्लास में याद करिएगा हमने बताया था, नहीं भी अगर आपने हम वीडियो देखा है तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तो हम बता ही रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक को 2 शब्द से लिया गया बच्चों, एक शब्द है प्री और दूसरा है यहाँ पे कैरियन। तो इन दोनों का अपना एक मतलब होता है। प्री का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है आपका प्रिमिटिव। प्री का मतलब है बच्चों यहाँ पे प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्री डेवलप्ड, या कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से विकसित ना हो, पूरी तरह से डेवलप्ड ना हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्री डेवलप्ड या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव नहीं बोलते प्रिमिटिव टाइप के, ये हैं बहुत आदिमानव टाइप के हैं, ऐसा कुछ। तो आदिमानव क्या, वो मानव वो भी थे, लेकिन वो क्या थे, पूरी तरह से सिविलाइज्ड नहीं थे, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं थे। उसी तरह ये भी सेल क्या है बच्चों, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। और कैरियन का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सिंपल सा बात है, इससे इस टर्म से ही आपका जो है क्लियर हो गया, इस टर्म से ही आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि दो सेल्स विच हैव द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, या कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर आपको लिख दे रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। और आपको एक पॉइंट और बता दें, ये क्या होता है, जनरली स्मॉलर इन साइज। जनरली ये क्या होता है, छोटे साइज का होता है, जनरली स्मॉलर इन साइज। और बच्चों इसके साइज़ के भी बारे में हमने एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, आपको हमने बताया था कि इसकी साइज़ का जो रेंज होता है ना, वो 0.1 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्या हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर। अब आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द माइक्रोमीटर, क्या है माइक्रोमीटर। तो बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर, माइक्रोमीटर क्या है, इसका हम पूरा लिख दे रहे हैं। माइक्रोमीटर एक मेजरमेंट यूनिट है, इसके साइज़ को मेजरमेंट करने के लिए। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ये हमने इसका स्केल बताया था कि माइक्रोमीटर जहाँ कहीं भी लिख दे तो उसका आप समझ जाओ
कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये इसका साइज़ है बच्चों, यहाँ पे हमने बताया जनरली इसका साइज़ जो होता है छोटे साइज़ का होता है 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और ये जनरली कंपेरेटिवली क्या होता है, ये लार्जर साइज़ का होता है, लार्जर इन साइज़, लार्जर इन साइज़। अब इसकी साइज़ क्या हो सकती है, तो इसकी साइज़ जो है बच्चों आप बता सकते हैं 10 माइक्रोमीटर से लेके ये 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है सर आप तो यूकैरियोटिक का मीनिंग बताए नहीं, तो इसको भी हम बता दें बच्चों कि यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, इस टर्म का मतलब है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का तो मतलब बच्चे आप सभी लोग जानते ही, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बहुत ईजी है ये आपको समझना कि जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो, उस तरह की कोशिका को या उस तरह के सेल को क्या कहते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और हमने एक इसमें और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग बीजीए कहते हैं, उनमें पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए क्या होता है बच्चों? इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड दैट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज नेकेड टाइप। कैसा होता है? डीएनए इसका जो होता है नेकेड होता है, मतलब कि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अब आपको लग रहा हो ये हिस्टोन क्या है, तो एक तरह का प्रोटीन है और ये ग्लू की तरह काम करता है, किसी भी ग्लू की तरह। तो हिस्टोन प्रोटीन साथ अटैच्ड नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे डू नॉट अटैच नहीं होता है। किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। कौन? इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है बच्चों? तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये सर्कुलर नेचर का होता है। ठीक है, सिंगल और सर्कुलर होता है, सर्कुलर एंड सिंगल यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल होता है, और इसका डीएनए नेकेड टाइप का होता है। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको, अभी इसको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। इसका डीएनए क्या होता है आप बताएंगे? डीएनए एसोसिएटेड विद द, यहाँ लिखेंगे डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स। और यहाँ पे डीएनए कैसा होता है बच्चों? तो यहाँ पे बताएंगे लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा आपको ये सब पॉइंट्स हैं, ये बड़े साइज का होता है, ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपके मोनेरा होते हैं ना, बैक्टीरिया के बॉडी में ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और आपके यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये बेसिकली जितने भी हायर आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टा हैं, ये सब आपके ऐसे किंगडम है एनिमल्स के, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनमें आपका यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाएगा उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स, और जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब हमने आपको बताया लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडी, ये जितने भी वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल हैं ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मतलब यूकैरियोटिक सेल में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था बच्चों, इसलिए इसे हम शॉर्ट में यहाँ पे एक बार आपको रिकॉल कराया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का जो नया टॉपिक होगा, ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा, हम लोग आज जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कैसे कंपैरिजन करेंगे। प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। अभी तक तो हम लोग सेल का डेवलपमेंट के बेसिस पे देख रहे थे। यहाँ भी बच्चों बताया कि आपको दो तरह के सेल है, जैसे अभी आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि सेल का जो दो टाइप अभी हमने बताया आपको, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे था। किस बेसिस पे था? डेवलपमेंट के बेसिस पे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे उनके फंक्शन और उनके अकरेंस के बेसिस पे, कि जो सेल होता है उसका फंक्शन और उनका अकरेंस, उनकी जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो किस तरह से है। तो हम लोग जानेंगे कि ये भी यहाँ भी दो प्रकार के हैं। एक है बच्चों प्लांट सेल, एक है इसमें आपका प्लांट सेल, और दूसरा इसमें है आपका एनिमल सेल। अभी तक तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखें, वो किस पे था? डेवलपमेंट बेसिस पे। किसके डेवलपमेंट बेसिस पे? कि सेल का डेवलपमेंट कितना हुआ है। किसी का न्यूक्लियस कम डेवलप्ड है तो उसको प्रोकैरियोटिक आपने कह दिया, किसी का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है बच्चों तो उसको आपने यूकैरियोटिक कह दिया। लेकिन अब हम लोग फंक्शन और उनके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे देखेंगे कि प्लांट सेल में किस तरह का सेल होता है।
प्लांट बॉडी में किस तरह का सेल होता है और एनिमल्स की बॉडी में किस तरह के सेल होते हैं। तो ये इसी को हम लोग पढ़ना है यहाँ पे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये सब बहुत जनरल चीज़ें हैं, इनको बार बार एग्जाम में आता है और इसी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोग। तो प्लांट सेल क्या होता है सभी लोग जानते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर ले लेते हैं कि कुछ कैरेक्टर के पैरामीटर हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो पहला हमारा पैरामीटर होगा साइज़ की बात कर लें तो जो प्लांट सेल होता है बच्चों ये जनरली लार्जर साइज़ का होता है, बड़े साइज़ का होता है, लार्जर इन साइज़। तो यहाँ पे हमने पहले ही साइज़ लिख दिया है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये बड़े साइज़ के होते हैं प्लांट्स जो सेल होते हैं। और ये कंपैरेटिवली क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़। ये क्या होता है बच्चों, स्मॉलर साइज़ का होता है, स्मॉलर इन साइज़। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसमें दूसरा पैरामीटर सेट करेंगे। दूसरा पैरामीटर क्या लेंगे, इसमें लेंगे हम लोग प्लांट सेल तो है सेल वॉल, यहाँ पे हम लोग लेंगे सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो आप बताएंगे ना कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं बच्चों इनमें आपके रिजिड, हार्ड एंड डेड नेचर का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। रिजिड होता है, हार्ड होता है और डेड नेचर का होता है, लिविंग नेचर का नहीं होता है। तो आप बताएंगे कि डेड, रिजिड एंड हार्ड सेल वॉल आर फाउंड इन द प्लांट सेल, इसमें पाया जाता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट्स भी यहाँ आप नोट करेंगे, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे ये पॉइंट लिखेंगे कि इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो आप बताएंगे ओनली सेल मेम्ब्रेन फाउंड। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। तो आप बताएंगे ओनली सेल मेम्ब्रेन फाउंड। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे पाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी भी एनिमल सेल का वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। तो आप बताएंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, इसी में अगला जो हमारा पैरामीटर है, एक पैरामीटर आपने साइज दे लिया, दूसरा आपने सेल वॉल ले लिया, तीसरा लेंगे प्लास्टिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसमें कि प्लांट सेल अपना फूड बनाता है, अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। देखो बच्चों एक बात और बता दें, एक कॉन्सेप्ट की बात है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट सेल जो होते हैं ना, या जितने भी प्लांट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए होंगे कि प्लांट्स की बॉडी होती है या जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना फूड या अपना जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। और बच्चों एनिमल सेल क्या होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का फूड बनाने का कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है, कोई इनके पास वो सिस्टम नहीं होता है फूड बनाने के लिए, इसीलिए इनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या एनिमल सेल होते हैं वो प्लांट सेल पे डिपेंडेंट होते हैं, या कह सकते हैं प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद से नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर रीज़न हम दे रहे हैं कि प्लास्टिड्स क्या होता है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें प्लांट सेल अपना फूड बनाता है, अपने फूड को सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, किसमें, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये नीचे थोड़ा स्पेस हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स एनिमल सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम एक तरफ हट जाते हैं, आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। फिर नोट करने के बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट्स सब दिए गए हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा। तो इस पॉइंट्स का सीक्वेंस आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हो कि कैसे नोट करना है तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो हम ये पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इरेज करके, जिससे कि आपको बाकी की चीज़ों को समझने में आसानी होगा। तो अभी हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद आपको बताना है, यहाँ पे अगला पैरामीटर हम लोग लेंगे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो लेंगे हम लोग सेंट्रियोल। किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल्स की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रियोल्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल्स इन द सेल। तो आप बताएंगे सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन कराना। तो जब कोई भी सेल मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर होने के बाद जब उसका सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय या ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो होता है कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल उसमें
उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो लेकिन ये सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, नहीं होता है। कुछ लोअर प्लांट्स को छोड़ दिया जाए, अगर लोअर प्लांट्स एल्गी हो गया, ठीक है, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए, एल्गी, स्पायरोगायरा, ये सब ऐसे होते हैं जो लोअर टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और एनिमल्स की बॉडी में अगर देखा जाए या एनिमल सेल में, तो ये क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट हो गया सेंट्रियोल, एनिमल्स की बॉडी में सेल डिवीजन कराता है या एनिमल सेल में सेल डिवीजन कराता है सेंट्रियोल, और इधर ये सेंट्रियोल यहाँ एब्सेंट होता है। फिर हम लोग अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, अगला जो हमारा पैरामीटर है वो लेंगे वैक्यूल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो ये वैक्यूल्स क्या होता है, तो बेसिकली इसका मेन काम होता है फूड स्टोरेज करना। किसी भी सेल के अंदर अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो फूड स्टोरेज करता है, अलग अलग टाइप्स के फूड को स्टोर करता है। लेकिन आपको बता दें कि जो प्लांट सेल होता है ना, इसमें क्या होता है, सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट। इसमें सेंटर में एक बड़े साइज का सिंगल जो होता है, सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड मतलब कि बड़े साइज का एक वैक्यूल प्लांट सेल में सेंटर में पाया जाता है। और सेंटर में होने की वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है ना प्लांट सेल का, वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, बेसिकली इसको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आपको समझना है, जानना है कि वैक्यूल बड़े साइज का होता है, सिंगल होता है, मतलब एक वैक्यूल बड़े साइज का होता है जो सेंटर में प्लेस होता है प्लांट सेल में। लेकिन आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पे ये एक साइड में होता है, और कह सकते हैं कि मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें छोटे छोटे साइज के कई सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं। मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में छोटे छोटे साइज के कई सारे वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये है बच्चों इनका डिफ्रेंशिएशन, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इसको हम थोड़ा और बता दें आपको डिटेल में। वैसे तो इसको पहले एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें डिफरेंस बताया गया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इसको इरेज करेंगे, तब हम आगे बताएंगे। तो इस पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, इन्हें इरेज कर दिया हमने। अब वीडियो को चाहेंगे तो इसको बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और भी डिफरेंस हैं जिन्हें हमें ऐड करना चाहिए यहाँ पे। और ये पैरामीटर वाला भी कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, या कह सकते हैं आप इरेज कर सकते हैं इसे हम, और यहाँ पे कर दिया गया। तो चलो अब हमारा जो अगला पैरामीटर होगा बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्जी बॉडी की। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हम लोग जब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, या सेल का जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको हम लोग गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये अनकनेक्टेड होता है। क्या होता है, अनकनेक्टेड मेनी स्कैटर्ड, मतलब पूरे सेल में फैला होता है। अनकनेक्टेड मेनी स्कैटर्ड गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी अपरेटस। तो ये गोल्गी अपरेटस भी कह सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ये सब एक ही टर्म के अलग अलग नाम हैं। तो अनकनेक्टेड मेनी स्कैटर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट। और इसको बच्चों एक और टर्म देते हैं, इसको नाम हम लोग क्या देते हैं, आप इसमें लिखेंगे आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। इसे क्या कहते हैं बच्चों, डिक्टियोसोम कहते हैं। जो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी होता है, अनकनेक्टेड होता है, जुड़ा नहीं होता है, और पूरे प्लांट सेल में स्कैटर्ड भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम। ये टर्म्स याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसमें जो होता है, इसमें लिखेंगे एनिमल्स के जो सेल होते हैं, एनिमल सेल में जो गोल्गी बॉडी है वो सिंगल होता है, सिंगल कनेक्टेड, इसमें लिखेंगे सिंगल कनेक्टेड गोल्गी बॉडी, सिंगल कनेक्टेड गोल्गी बॉडी प्रेजेंट। इसमें सिंगल कनेक्टेड गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट कई तरह के होते हैं, या कह सकते हैं अनकनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो प्लांट सेल पूरा स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं। इनको एक अलग टर्म देते हैं, नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स। और यहाँ पे तो गोल्गी अपरेटस ही कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। लेकिन ये सिंगल होता है और क्या होता है, आपस में कनेक्टेड भी होता है। तो ये बातें हो गई। फिर इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट पैरामीटर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसे हमें इरेज करना होगा बच्चों। इसे हम इरेज कर देते हैं और एक तरफ भी हो जाते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको इसी में। तो हमारा इसमें अगला जो पॉइंट होगा, बेसिकली इसमें सारे पॉइंट्स तो बता दिए गए हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं
इनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। गोल्गी बॉडी बता दिया गया, साइज़ बता दिया गया, प्लास्टिड्स भी बता दिया हमने बेसिकली। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल लाइफ टाइम तक ग्रोथ कर सकता है। प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होते हैं इनका लाइफ स्पैन या इनका लाइफ स्पैन लेंदी होता है। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, लार्जर होता है, या कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। और इनका जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। प्लांट्स एनिमल सेल का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों, वो शॉर्ट ड्यूरेबल होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें, और ज़्यादा नहीं है प्लांट सेल का बेसिकली, और एनिमल सेल का डिफरेंस हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे और इसको स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलो बच्चों, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको बता दिया गया। हमने आपको बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताए, और हम लोग जानेंगे कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, ये सबको भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। किसके बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक तो अब जैसा कि बैक्टीरिया का सब लोगों ने डायग्राम देखा ही होगा, वो भी बता दिया जाएगा। पहले आप यूकैरियोटिक का डायग्राम देख लो, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, उनका क्या बेसिक फंक्शन है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखो बच्चों, यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो हमने आपको बता दिया, उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, थियरी बेस्ड हम लोग ने उसको देखा। अब हम लोग उसके डायग्राम की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, और आपको उसमें एनिमल सेल के बारे में भी थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लांट सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो जो आगे डायग्राम दिखाया जाएगा, उस डायग्राम से क्या करना है आपको, सिर्फ सेल वॉल को और प्लास्टिड्स को रिमूव कर दीजिए, वो आपका एनिमल सेल हो जाएगा। तो वो भी आपको डायग्राम दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पे आपको शो करते हैं, दिखाते हैं, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसको हम सही करके आपको फट से दिखाते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ही है, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अभी हम कुछ देर में आपको दिखाते हैं। ओके, तो चलिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार है बच्चों। इससे हम लोग ज़्यादा टाइम लॉस होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो डायग्राम हमको फिर से बनाने में ज़्यादा टाइम लॉस होगा। उस टाइम को बचाने के लिए हमने आपको पहले से ही ये डायग्राम बना रखा है, ठीक ना। और इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल, जैसे कि आपको बताया था हमने बच्चों कि प्लांट सेल भी क्या होता है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल ही तो होता है। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के डायग्राम दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी आपको प्लांट सेल का यहाँ पे दिखाया गया है। इसको देखिए कि इस डायग्राम में कुछ बेसिक जो आपके टर्म हैं, उन टर्म्स को देखिए कैसे समझना है आपको। इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर कवरिंग है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये आउटर कवरिंग, जिस पे हम मार्कर को क्या कर रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये सबसे मोस्ट आउटर कवरिंग जो होता है प्लांट सेल का, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल वॉल। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, और यही सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और ये सेल वॉल कैसा होता है बच्चों, डेड होता है, रिजिड होता है, एंड हार्ड होता है, डेड नेचर का होता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस प्लांट सेल के बीच में, सॉरी, ये जो सेल वॉल का डायग्राम बनाया गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको स्पेस दिख रहा होगा। मतलब ये जो सेल वॉल है ये कैसा है, परमिएबल नेचर का है, मतलब पोरस नेचर का। इसमें बीच बीच में छिद्र हैं, देखिए ये स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ स्पेस दिख रहा है, ठीक ना। तो ये जो स्पेस है, इनको भी एक स्पेशल टर्म देते हैं। इसे टर्म क्या देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए यहाँ लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द स्पेस, या कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा इज द पोर दैट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, and that plasmodesmata allow the transportation of the essential substances from the cell, ठीक है, या कह सकते हैं बिटवीन द सेल। तो आपको जानना है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है बच्चों, ये क्या करता है, ये सेल वॉल के बीच का एक स्पेस है, एक छोटा सा छिद्र है,
जो कि इसेंशियल सबस्टेंसेस को, इसेंशियल मटेरियल को सेल से बाहर जाने और अंदर आने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, ठीक ना। अगर ये सेल वॉल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए तो सेल के अंदर कोई भी इसेंशियल मटेरियल नहीं आ सकता है और ना इसेंशियल मटेरियल कोई सेल के बाहर जा सकता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का देखो यहाँ पे लिखा गया बच्चों कितना है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हमने यहाँ नीचे लिखा है कि ये कितने एंगस्ट्रॉन का इसका स्पेस होता है, तो इसका स्पेस यहाँ पे लिखा गया है 500 एंगस्ट्रॉन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये एंगस्ट्रॉन क्या है, तो आपको एक तरफ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि आपको हमने माइक्रोमीटर बताया था ना, उसी तरह ये एंगस्ट्रॉन भी क्या होता है, एक डायमीटर का यूनिट है, साइज़ का यूनिट है। अब इस एंगस्ट्रॉन का मतलब है 1 एंगस्ट्रॉन, यहाँ आप लिख दे रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मिलीमीटर। ये हमारा उसका मेजरमेंट है कि अगर हम लोग 1 मिलीमीटर को अगर 10 के आगे 7 लाख उतना बार डिवाइड कर देंगे तो जो हिस्सा हमारा बचेगा वही क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मिलीमीटर। और वही यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसका स्पेस कितना है, 500 एंगस्ट्रॉम है। फिर इसके बाद हमारा जो नीले रंग का आपको दिख रहा है बच्चों, इस डायग्राम में देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है, इसको इंडिकेट किया गया है सेल मेम्ब्रेन से। क्या इसको बोला गया है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे लिखा है एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि जैसे कि सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल सारे मटेरियल को आने जाने का परमिशन देगा, चाहे वो एसेंशियल हो या ना हो। लेकिन अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देगा और सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल से बाहर जाने का परमिशन देता है, या कह सकते हैं अलाउ करता है। तो सेल मेम्ब्रेन ये ब्लू कलर का देख सकते हैं आप, पूरा डायग्राम में आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद अंदर आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इंडिकेट करके बनाया गया ये, इस पे हम मार्कर को रिपीट कर रहे हैं। ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या करता है ये, सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो उस एनर्जी को बनाने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर इसका ये देखिए ये डायग्राम जो दिखाया गया यहाँ पे, ये ऊपर इसका क्या नाम लिखा है बच्चों, हमने लिखा है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब प्लास्टिड्स। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था डिफरेंस में। प्लास्टिड्स क्या होता है, तो किसी भी प्लांट सेल में ये प्लास्टिड्स और सेल वॉल ही एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में ये प्लास्टिड्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट नाम है। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के लिए या पूरे प्लांट सेल के लिए क्या बनता है, फूड बनता है। यहीं पे सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक फूड एंड दैट ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनको कंज्यूम किया जाता है। तो ये फूड कहाँ बन रहा है, किचन में बन रहा है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोप्लास्ट देखिए, एक डायग्राम यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है। फिर दूसरा है बच्चों यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं, एक्चुअली मैंने इसको साइड में नहीं बनाया है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है, लेकिन हमने इसको आपको समझने के लिए कि आपको इजीली दिखाई दे इसलिए इसको सेंटर बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंटर बना उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं, ये है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लू कलर का आपको गोला दिख रहा है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये आरएनए सिंथेसिस करता है। हमारे बॉडी में जो आरएनए होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जो सिंथेसिस होता है, जो उसका संश्लेषण होता है, वो कौन सिंथेसिस करता है, वो करता है आपका न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए सिंथेसिस करना। तो ये न्यूक्लियोलस ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। इसको भी हम अलग अलग एलेबोरेट करेंगे बच्चों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। फिलहाल आप ये देखो, ये आपका क्या है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है जो पूरे सेल के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के 2-3 पार्ट है, न्यूक्लियोलस। फिर इसका न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिखा गया इस पर क्या लिखा है, SER क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सेल का हम लोग इंटरनल इंडोस्केलेटन भी कहते हैं। ये सेल का अंदर से सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा नाम यहाँ पे अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बाद में ये फिर से पढ़ना है हम लोगों को। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है RER। RER का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये क्या है, इसका सरफेस रफ होता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का क्या बनाया गया है, राइबोसोम्स के पार्टिकल। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाएंगे वो आपका क्या होगा, उसे हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं होंगे उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप नीचे देख सकते हैं बच्चों, ये गोल्जी बॉडी है, देख सकते हैं ये गोल्जी बॉडी क्या है, अनकनेक्टेड है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि प्लांट्स के सेल में जो गोल्जी बॉडी होता है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, अनकनेक्टेड होता है और डिफरेंट कई सारे होते हैं, डिस्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने बस आपको समझने के लिए एक बनाया है, वैसे ही और भी सारे इसमें होते हैं। जितना स्पेस था हमने बना दिया, एक इसमें दिखाया गया आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि इसमें देख सकते हैं ये अनकनेक्टेड गोल्जी बॉडी है। और ये गोल्जी बॉडी सेक्रेटरी ऑर्गेनेल भी होता है, सेल का सिक्रीशन करता है, उसके अंदर लिपिड्स स्टेरॉइड्स का निर्माण कर सकता है। तो गोल्जी बॉडी का ये काम है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं और स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, तो वैक्यूल यहाँ पे आप देखिए एक साइज बड़ा साइज का बनाया गया अकेला सिंगल वैक्यूल प्लांट सेल में। तो ये जो है ये क्या है, वैक्यूल है। और ये वैक्यूल क्या करता है, आपको बताया था हमने, ये फूड स्टोरेज करता है। क्या करता है बच्चों, वैक्यूल का काम होता है फूड स्टोरेज करना, इसका काम है फूड स्टोरेज। ज़रूरत पड़ने पे ये फूड के साथ साथ और भी चीज़ों को स्टोर करता है, लेकिन ये फिलहाल इसका जो बेसिक फंक्शन होता है फूड स्टोरेज काम होता है। और ये सेल प्लांट सेल में बड़े साइज़ का होता है, सिंगल होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है और लार्जर इन साइज़ होता है। आपको बता दें एक इन्फॉर्मेशन वाली बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरे प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम, 70 से 90% मतलब 70 to 90% वॉल्यूम आर कवर्ड बाय द वैक्यूल। एक सिंगल वैक्यूल प्लांट सेल का 70 से 90% वॉल्यूम कवर कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देख लिया आपने, ऊपर से हमने बताते हुए चल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन बता दिया गया आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियस को तो आप जानते ही हैं, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। पूरे सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद गोल्जी बॉडी बताया, गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक तरह का ये सेक्रेटरी ऑर्गेनेल होता है, सेक्रेशन का काम करता है और सेल मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी पैकेजिंग ऑर्गेनेल की तरह काम करता है। फिर इसके बाद आपको बताया हमने लास्ट में, यहाँ पे एक देखिए टर्म लिखा है पेरोक्सिसोम। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का ये जो गोला गोला बनाया गया है, इसमें छोटे छोटे आपको डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है बच्चों, ये क्या है, इसके अंदर का वो क्या होता है, पेरोक्सीडेज होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो इसके सेल के अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको वो क्लीन करता है, साफ करता है। तो ये पेरोक्सिसोम बेसिकली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, तो आप बताएंगे कि ये प्लांट्स के सेल के अंदर की जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इनको क्लीन करता है, इनको क्लियर आउट करता है, साफ करता है। तो इसको कहते हैं पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम हो गया। फिर इसके बाद आपको प्लाज्मोडेस्माटा हमने बताया ही था। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सेल वॉल के बीच में जो जगह जगह स्पेस है, पोर है, उस पोरस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का जो साइज़ कितना था, 500 एंगस्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और इसे अगर आपको समझ में आ गया हो, इसमें सारे डायग्राम को हमने सारे ऑर्गेनेल को एक एक करके इलेबोरेट भी किया आपको। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो है ना आपको एनिमल सेल का डायग्राम आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट टर्म पे। अब आपको क्या याद रखना है कि एनिमल सेल में ये प्लांट सेल वॉल नहीं होगा। ये जो सेल वॉल है एनिमल सेल में, सेल वॉल एब्सेंट होगा। वहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स वाला जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा। वहाँ पे पेरोक्सिसोम भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें से हटा देंगे तो वो बन जाएगा आपका एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलेंगे बेटा, तो और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।